बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 29 मार्च है और जुम्मा मुबारक का दिन है। नाज़रीन किराम, मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छुपी काली भेड़ों को एक्सपोज किया जाए, नाम लिए जाएं। जो इंफॉर्मेशन हम सेंसर कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, मेरे ख्याल से अब उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। मैं आज कुछ अहम तरीन मालूमात आपके सामने रखने जा रहा हूं। कौन खान के साथ क्या क्या कुछ कर रहा है, किस तरह से खान के साथ दो नंबरी हो रही है और किन किन के ऊपर इल्जामात हैं और किन किन के बारे में कैसी कैसी खौफनाक बातें पता चल रही हैं, ये मैं आपके सामने आज एक बड़े नाम की कहानी आपके सामने खोल के रखने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम तरीन इंफॉर्मेशन तो आज की वीडियो में ये होगी। नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद के अंदर दो बड़ों की कुर्बानी हो गई है जी। काम शुरू हो गया है। मैंने आपको ये बताया था कि ये होना ही होना है, इसके अलावा गुजारा कोई नहीं है, लड़ाई ने आगे जाना ही जाना है। जिन लोगों को अपनी स्पेस खो जाने का डर था, अब वो अपनी स्पेस रिक्लेम कर रहे हैं और इस रिक्लेमिंग के अंदर दो पहली कुर्बानियां इस्लामाबाद के अंदर हो चुकी हैं। ये किस किस की कुर्बानियां हुई हैं, क्यों हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, ये मैंने आपके सामने आज इसकी भी कुछ तफसीलात रखनी है। आज जनरल बाजवा आज के दिन नहीं, कल के दिन वो रात को वापस पहुंचे हैं। तो जनाब वो क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने भी कुछ लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया है। जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसके बयानिए के ऊपर एक बहुत बड़ा वार जनरल बाजवा की तरफ से होने जा रहा है। ये क्या कहानी है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज आखिरकार भी रंग ले आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये बता दिया है कि उन लोगों को जिनको हमने वक्ती तौर पर उठाया था, जो खंबे बड़े बड़े लीडर्स बन गए, अब अगर उन खंबों ने इमरान खान के साथ दो नंबरी करने की कोशिश की तो उनकी असल जगह वो खंबू वाली ही है। इससे बढ़कर उनकी पोजीशन कोई भी नहीं है, ये बता दिया गया है और उसका पहला नतीजा भी निकला है। इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में जो है वो मदद पहुंचती है। सबसे पहले सबसे अहम और बड़ी स्टोरी से शुरू करूंगा, जो मैंने पहले आपको बताया कि पीटीआई के अंदर मौजूद काली भेड़ों को एक्सपोज होना चाहिए। अच्छा, मैं दो मिसालें आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको एक के पीछे बता दूंगा कि इसके पीछे बंदा कौन है, वजह कौन है, कौन इन सारी चीजों को करवा रहा है। आपको सबसे पहले यह मालूम है कि अफजल ढांडला को टिकट दिया गया, उनका टिकट तो कैंसिल हो गया अवामी प्रेशर के ऊपर, अवामी जज्बात के ऊपर, और अवाम ने रिएक्ट किया और कहा जी अब अगर इमरान खान भी अपने नजरिए से हमें हटने के लिए कहें तो हम नहीं हट सकते हैं। अवाम ने, पीटीआई ने इस तरह से रिएक्ट किया। एक और इसी तरह की वारदात नाज़रीन किराम डाली जा रही है पीपी 147 के अंदर। अब इसके मुतालिक मैं आपके सामने खौफनाक चीजें रखने जा रहा हूं। ये पीपी 147 ये हल्का है। यहां पर जो इलेक्शन हुआ उसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज खड़े थे, शहबाज शरीफ के साहबजादे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहम्मद मदनी खड़े थे। अब जो फॉर्म 47 का रिजल्ट दिया ना इन्होंने, फॉर्म 47 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, उस फॉर्म 47 के रिजल्ट के मुताबिक जो हमजा शहबाज थे उनके मेरे ख्याल से वोट थे 51,847 और मोहम्मद मदनी के वोट थे 46,898। अब बनता तो यह था कि जिमनी इंतखाबात में भी इन्हीं मोहम्मद मदनी साहब को टिकट दिया जाए। तो हमारे तक मालूमात पहुंची कि इमरान खान साहब ने इन्हीं मोहम्मद मदनी साहब को टिकट अलॉट कर दिया। पीपी 147 की बात मैं कर रहा हूं। अब ये टिकट अलॉट हो गया। आज मेरे ख्याल से आखिरी तारीख है जमा करवाने की भी। तो अभी कुछ देर पहले ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली है, पता चला जी पीपी 147 का जो टिकट है वो तब्दील करवाकर एक शाहरुख भट्ट नामी शख्सियत है, वो एक खास पॉलिटिशियन की जो है ना वो इंजन समझे जाते हैं, उनके फाइनेंसर समझे जाते हैं, उनको ये टिकट दिलवाया जा रहा है। ये पीपी 147, मैंने आपको कहा था मैं नाम बताऊंगा। देखिए, जिस शख्सियत का नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मेरी जाती तौर पर उनसे सलाम दुआ है। मैंने उन्हें मुख्तलिफ मामलात में सपोर्ट भी किया जब मैं उन्हें समझता था कि वो ठीक है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है नाज़रीन किराम, इसको मैं झुटला नहीं सकता। पता चला है जी इस पूरे मामले के पीछे, ये जो पीपी 147 वाली कहानी है, उसके पीछे हाफिज फरद साहब है। हाफिज फरद साहब की बड़ी दोस्ती है इनसे, शाहरुख साहब से, और शाहरुख साहब को बड़ा वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको टिकट दिलाया जा रहा है। और जो हथकड़ियां जिस शख्स ने लगाई, मोहम्मद मदनी साहब ने, उनको जो है वो पीछे किया जा रहा है। अब ना सिर्फ हाफिज फरद साहब के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता चली है, बल्कि हाफिज फरद साहब के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन पता चली है। अगेन मुझे रिग्रेट है कि मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं,
लेकिन देखिए इस वक्त मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कॉज से और कोई बड़ा कॉज नहीं है। और मैंने बताया ना, मैं माजी में इनके लिए बात भी कर चुका हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपके बारे में कुछ इस तरह की चीजें मिलेंगी तो फिर उसको होल्ड नहीं किया जा सकता है। मतलब हमारी सबसे पहली लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तानी अवाम के साथ है, और सच बताना हमारा फर्ज है। तो जनाब पता ये चला कि हाफिज फरद साहब जो हैं वो ऐसा नहीं है मामला है, ये बड़े पहले से, आप कहेंगे कि उनको हथकड़ियां भी लगी हैं, तो उसकी भी कहानी सुनिए। वो जो इन्फॉर्मेशन पता चली, पहली बात तो ये है कि वो पंजाब असेंबली में कैसे पहुंचे। पता चला जी ये असद खोखर साहब ने उनको पंजाब असेंबली में पहुंचाया। असद खोखर साहब एक न्यूज के ऑनर हैं। असद खोखर साहब जो है वो मुदस्सर खोखर साहब के बड़े भाई हैं। मुदस्सर खोखर साहब से मेरे बड़े अच्छे जो है ना वो ताल्लुकात रहे हैं, और असद खोखर साहब से मेरे बड़ी अच्छी सलामदुआ रही है। लेकिन ऑब्वियसली जहां पर बात दुरुस्त सच की होगी, हमें उसको जो है ना वो बताना पड़ेगा। असद खोखर साहब की गाड़ी के पीछे लगाकर हाफिज फरद साहब की गाड़ी अंदर आई। जो मुबैना तौर पर हमें जो चीजें एग्जैक्टली पता चली वो ये थी कि असद खोखर साहब ने कहा कि पीछे गाड़ी आ रही है और वो हमारी गाड़ी है। तो इस तरह से जो है ना हाफिज फरद साहब असेंबली के अंदर पहुंचे थे। ठीक है। मुझे पता चला था जब वो उनकी फुटेज जारी हुई थी कि जहां पे हाफिज फरद साहब असद खोखर साहब से मिलने हैं, तो मैंने कहा था इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती अगर कोई मिल भी रहा है तो। लेकिन ये जो स्टोरी है ना नाज़रीन किराम, ये हिला के रख देने वाली है। ये जो स्टोरी है ये हिला के रख देने वाली है कि अच्छा असद खोखर साहब उन्हें अंदर लेकर गए। फिर बात यहां तक ही नहीं रुकती है, बात इससे आगे बढ़ती है, और कहानी सुने। वो जनाबे वाला मामला ये है कि हाफिज फरद साहब के ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं। जैसे कि उनके ऊपर एक मुकदमा है 96/23। एक उनके ऊपर मुकदमा है शादमान के अंदर, वो मुकदमा है 768/23। ये जो 768/23 है ये थाना जलाने का मुकदमा है। अब ये एफआईआर अपनी ही जगह पे मौजूद है। ये एफआईआर अपनी ही जगह पे मौजूद है, लेकिन इसके अंदर आपको मैं मजे की बात बताऊं कि हाफिज फरद साहब का नाम निकल चुका है। अब ये जो कहानियां फिर इस तरह की खुलेंगी, फिर मुझे मजबूरी तौर पर नाम लेना पड़ेगा। अगर हम किसी और का नाम ले सकते हैं, अगर हम जो है ना वो उमर अयूब साहब का नाम ले सकते हैं, अगर हम हामिद खान साहब का नाम ले सकते हैं, बैरिस्टर गौहर के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, तो फिर हाफिज फरद साहब का भी नाम लिया जा सकता है। अवाम को सच बताना पड़ेगा माजरत के साथ। मैं तो कम से कम ये दो नंबरी नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आए और मैं इसको इसलिए होल्ड कर लूं कि फलां के साथ जो है ना वो हमारे ताल्लुकात ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, और ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर अवाम का हक है। तो हाफिज फरद साहब के बारे में जो है ना वो बहुत सारी बातें। हाफिज फरद साहब के बारे में ये भी मुझे पता चला कि इमरान खान साहब ने इस बात पे गुस्सा किया कि उन्हें कोर कमेटी में क्यों बिठा रहे हैं, उन्हें कोर कमेटी में आपने क्यों बिठाया हुआ है। इस बारे में भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची। तो हाफिज फरद साहब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मेरा फोरम उनके लिए ओपन है, अगर वो इसके जवाब देना चाहें, उसके ऊपर बात करना चाहें, तो मैं उनका जवाब लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ओपनली मैं उनका मौकफ भी सामने रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए उनको अपना मौकफ देना पड़ेगा। तो बहरहाल ये चीजें तो जो है ना वो सामने आ रही हैं। अब जनाबे वाला जरा दूसरी तरफ आइए। अब जरा चलते हैं कि इस्लामाबाद में किन दो बड़ों की कुर्बानियां हुई हैं, ये क्या मामला है और ये क्या कहानी है, जरा ये भी सुन लीजिए। तो नाज़रीन किराम, दो बड़े बंदे जो कंपनी के बंदे थे, उनको कंपनी ने इंडक्ट किया था, और जनाब जो गवर्नमेंट है यानी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने उनको बड़ी खुशी से, यानी इसे कहते हैं ना बाखुशी एक्सेप्ट किया था। वो दो बंदे हैं जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब और जो वजीर खजाना औरंगजेब साहब। अब दोनों को ये आहिस्ता आहिस्ता उड़ा रहे हैं और दोनों के बारे में सख्त तशवीश है। मिसाल देता हूं, मुश्तरका मफादात कौंसिल में पहली बार वजीर खजाना को निकाल बाहर किया गया है, और उसकी जगह वजीर खारजा को अंदर दखल कर लिया गया है, यानी कि शामिल कर लिया गया है। अब ये मुश्तरका मफादात कौंसिल होती है कि जनाब विफाक से सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीजें, और इसके ऊपर बात होनी होती है। अब मुझे बताएं कि वजीर खारजा का दाखिली अमूर के अंदर क्या एक्सपर्टीज होंगी कि वो वजीर खारजा बैठकर ये काम करेगा। और असल में हमेशा से इसके अंदर जो है ना वो वजीर खजाना जो है वो परमानेंट मेंबर होता है, उसको निकाल बाहर फेंक किया गया है। एक और कहानी सुने। ईसीएल में नाम डालने वाली कमेटी, उसके अंदर पहली बार ऐसे हुआ है कि वजीर दाखिला को निकाल बाहर किया गया है। अब वजीर दाखिला की, ये भी वजीर दाखिला भी इस कमेटी का परमानेंट मेंबर होता है। ये मोहसिन नकवी साहब के बारे में बता रहा हूं। मोहसिन नकवी साहब को भी उठा के बाहर फेंक दिया गया है। इस कमेटी के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद जो है ना वो स्टेयरिंग के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने उनको बिल्कुल जो है ना वो साइडलाइन करने की कोशिश की है। तो अंदर खाते की लड़ाई, अब इन दो को साइडलाइन किया जा रहा है, इन दो को हटाया जा रहा है, इन दो को जो है वो पीछे किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन कंपनी जो है वो नहीं करने देगी।
ठीक है, ये दोनों कंपनी के बंदे हैं, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही है। वो अपनी पोजीशन शायद अपने भाई के कहने के ऊपर ये किसी भी तरीके से रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बड़े ही भोंडे तरीके से कर रहे हैं। उल्टा मुंह की खाएंगे, क्योंकि कहानी दूसरी तरफ वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। तीसरी कहानी सुने जनाब, बाजवा साहब वापस आ गए हैं और बाजवा साहब कुछ बंदों से मिल रहे हैं। नजम सेठी साहब ने इस बारे में खबर भी दी है और बाजवा साहब ने कुछ बंदों को बुलाया है और वो जो ये उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं ना कि इमरान खान ने, जनरल फैज ने और जनरल बाजवा ने मिलकर इनको वापस लेकर आए, इन अफगानिस्तान से जो लोग निकले उनको वापस लेकर आए यहाँ पर, और वो दहशतगर्द बने, यहाँ पर आके वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये इस वक्त की जो है ना वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का भी मौक़िफ़ है और मौजूदा गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ है। तो बाजवा साहब इस मौक़िफ़ को ज़िक्र पहुँचाने जा रहे हैं और वो कुछ लोगों से मिलेंगे और उनका मौक़िफ़ सामने आने जा रहा है और वो बेशक झूठी-सच्ची कहानियाँ बता के पहुँचाएँगे, लेकिन वो एक बड़ा धचका, हालिया मौक़िफ़ को एक बड़ा धचका देने जा रहे हैं। हालिया मौक़िफ़ को एक बड़ा धचका लग सकता है, क्योंकि बाजवा साहब ने जो है ना वो ये इस बारे में जो है ना वो कमर कस ली है। तीसरी चीज़ नाज़रीन किराम सुने कि कल ये जो मैं तो बता रहा हूँ ना कि पीटीआई के अंदर जो कुछ हो रहा है, पीटीआई के अंदर अवाम का इतना जो है ना वो एहतजाज और अवाम की इतनी ताकत है कि बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है ना वो तब्दील हो रही है। सबसे पहले मैंने मिसाल आपको दी है अफ़ज़ल ढांडला की, कि अफ़ज़ल ढांडला का टिकट कैंसल किया गया है। मुझे लगता है ये जो मदनी साहब वाला टिकट जो शाहरुख भट्ट को दिया जा रहा है, ये भी अवाम के प्रेशर पे कैंसल हो जाएगा। लेकिन अब नाज़रीन किराम हुआ ये कि अब जनाब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, वो खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं। और आज सबसे पहला बयान जो है ना वो खुलकर, जैसे मैं कह सकता हूँ, बयान आया किसका? सबसे पहले बयान आया रऊफ हसन साहब का, जिन्होंने इस्तीफा डिमांड किया है आमिर फारूक साहब से भी और काजी फायज ईसा साहब से भी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली काजी फायज ईसा और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, दोनों से इस्तीफा तलब कर लिया है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये टाउट है। आमिर फारूक साहब के बारे में रऊफ हसन साहब ने कहा ये टाउट है। अब जनाबे वाला जरा सुनिए, शेब शाहीन साहब के बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। अब ये आपको पता चल रहा है कि अवाम की राय कितनी मैटर करती है, अवाम ने इनके ऊपर कितना प्रेशर डाला होगा कि अब इनको होश आना शुरू हो गया है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर जनाब शेब शाहीन साहब कह रहे हैं, अटक जेल भी और अडियाला जेल का भी चार्ज आईएसआई के पास है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, पढ़ाते-पढ़ाते हमने अपने बच्चों के वोट चोरी कर लिए। ये भी शुएब शाहीन साहब का बयान है। शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते हमने अपने बच्चों के वोट चोरी कर लिए। अब ये बहुत सीरियस, इसका मतलब है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो अब एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हुए आपको अगले दिनों में नजर आएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों का इस वक्त इतना प्रेशर है। आज कोर कमेटी का इजलास एक बार फिर से तलब किया गया और उसमें बड़े फैसले होंगे। कल मैंने आपको बताया था कि शहबाज गिल वगैरह ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, बड़ी सख्त चीजें कही थी, बड़े सख्त तरीके से उन्होंने कहा था जी हमारा पूरा एक मामला है, हम जो है ना वो उन्हें कोर कमेटी के अंदर ये बातें की थी कि अगर आप नहीं करेंगे तो लोग हमारे ऊपर कितने खफा हैं और हमें जो है ना वो करना पड़ेगा, सिर्फ वकला पे नहीं रहना पड़ेगा, अवाम को निकलना पड़ेगा, एमएनए एमपीएस को, टिकट होल्डर्स को निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।